नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप समस्त साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा मैराथन क्लास होगा और इस क्लास में मैं आपको लगभग 75 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो सभी साथियों से निवेदन करता हूं, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो भैया आपका अपना परिवार है, चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको प्रति क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ऑप्शन की बात करते हैं 1250, बी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो 1265, सी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो 1275 और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो 1282। अगर साथियों आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। हाँ भाई, जल्दी से बताइए अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। दोस्तों स्क्रीन पर आपको पहला ही क्वेश्चन नजर आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका पैटर्न होगा, आप सभी को पता होगा n, फिर हम लिखेंगे साथियों n+1/2। इसका पैटर्न होगा साथियों n+1/2, यानी लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। 50 में एक जोड़ा 51, डिवाइड करेंगे 2 का, यहां पर हो जाएगा साथियों 25, 25 से गुणा करेंगे 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 2 हो जाएगा 127, जवाब हो जाएगा 1275। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 1275। तो आज का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। चलते साथियों अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है साथियों 10 के पहाड़ा का योग कितना होगा। 10 के पहाड़ा का योग कितना होगा, यानी 10 के पहाड़ा का योग कितना होगा। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50, 10 छिक 60, 10 सत्ते 70, 10 से 80, 10 से 90 और 10 दाई 100। तो ये जो टेबल आपके नाम नजर आ रहा है इनका सभी का योग कितना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर क्या होगा। देखिए साथियों कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है और पहाड़े पर आ जाता है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है और पहाड़े पर आ जाता है तो इसका एक ही तरीका है साथियों, पहाड़े पर जब भी क्वेश्चन आ जाता है, पहाड़े पर जब भी क्वेश्चन आता है तो जो भी टेबल आपसे पूछा 10 का पहाड़ा तो आप इसको 55 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा करना होगा, 55 से गुणा होगा। तो 10 को 55 से गुणा करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा साथियों 550। तो यहां पर सही ऑप्शन करना होगा हमें सी ऑप्शन। कभी भी क्वेश्चन बोलता है, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोलता है कि 9 के पहाड़े का योग कितना होगा और आप क्वेश्चन बोलता है कि 9 के पहाड़े का योग कितना होगा, तो 9 के पहाड़े का योग कितना होगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हम लिखेंगे साथियों 9 गुणा 55। क्या लिखेंगे साथियों 9 गुणा 55। ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछता है 12 के पहाड़े का योग कितना होगा तो 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 55 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ऑप्शन में आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो चुका है। 10 के पहाड़ा का योगफल कितना होगा, तो 10 के पहाड़े का जो योगफल हो जाएगा वो 550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 550 होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है जैसे 9 के पहाड़ा का योग कितना होगा। बिल्कुल अभी मैंने आपको सिखाया था 10 के पहाड़े का योग बोला था तो 10 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 10 को हम 55 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां बोल रहे हैं 9 के पहाड़े का योग कितना होगा, तो बिल्कुल वही केस हम अप्लाई करेंगे। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे साथियों 55 से गुणा करेंगे। 9 पंजे 45 आसे लगेगा 4 और 9 पंजे 45, 45 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाता है 49। यहां सही जवाब होगा 495, बिल्कुल 495। तो 9 के पहाड़े का योग कितना होगा, तो 9 के जो पहाड़े का योग हो जाएगा वो हो जाएगा 495। कितना हो जाएगा साथियों 495। हाँ भाई जो साथी इस समय लाइव पधार चुके हैं मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी साथियों से बिल्कुल आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी साथियों से कि बिल्कुल आप शेयर कर दीजिएगा और जो भी साथी लाइव लेने आए हैं मैं निवेदन करता हूं एक बार अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ भाई
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि प्रथम 15 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है साथियों हमारे पास में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1140, ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर अपन बात करते हैं तो 1542, ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं तो 1240 और ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करते हैं तो हमारे पास में 1640। तो प्रथम 15 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। दोस्तों इसका पैटर्न होगा, याद रखिएगा n, इसका पैटर्न होगा साथियों n, फिर हम लिखेंगे n+1 सॉरी n+1 और यहां लिखेंगे साथियों 2n+1 अपॉन यहां लिखेंगे साथियों 6। कभी भी वर्गों का योग आ जाता है, कभी भी वर्गों का योग आ जाता है तो आप इस पैटर्न का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो यहां बोल रहा है कि प्रथम 15 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा, तो यहां लिखेंगे 15 × 16 × 15 दूनी 30 और 31/6। 2 से कट करेंगे 2 तिया 6 और यहां काटेंगे साथियों 2 अट्टे 16। इसी प्रकार 3 से कट करेंगे 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब दोस्तों अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास हो जाएगा 40 और 40 को मैं यहां पर 31 से मल्टीप्लाई करूंगा। दोस्तों अगर 4 से गुणा करता हूं 4 एकम 4 और 4 तिया 12 तो हमारे पास आता है 1240। तो आपसे पूछ रहे हैं साथियों कि प्रथम 15 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा। तो प्रथम 15 प्राकृत संख्या के वर्गों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 1240। कितना हो जाएगा साथियों 1240। हाँ भाई रिप्लाई करके बताइएगा। सभी साथियों क्लियर हो चुका है, जल्दी से रिस्पांस कर दीजिएगा। प्रथम 15 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा। तो प्रथम 15 प्राकृत संख्या के जो वर्गों का योग हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 1240। कितना हो जाएगा साथियों 1240। बिल्कुल, आप में से कितने साथियों के आंसर आ चुका है आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास में पांचवा बिल्कुल पांचवा क्वेश्चन है साथियों। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि 6,47,135 में 7 तथा 3 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए स्थानीय मान के मानों का अंतर ज्ञात करना है, यानी आपके सामने यहां दे रखा साथियों, मैं आपके सामने लिख देता हूं 6,47,135 में 7 3 के 7 का और 3 का। देखो भाई स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान होता है स्थान से संबंधित। स्थानीय मान क्या होता है स्थान से संबंधित। और अगर जातीय मान पूछ ले तो संख्या का स्वयं का खुद का मान होता है जातीय मान। जैसे मान लीजिए 3 को मैं अजमेर के अंदर भी 3 बोलूंगा, जयपुर जाऊंगा तो भी 3 बोलूंगा, अगर मैं इलाहाबाद जाऊंगा तो भी 3 बोलूंगा, अगर अहमदाबाद जाऊंगा तो भी 3 बोलूंगा। तो आपको समझ में आ रहा कि सब जगह जाएंगे 3 नजर, लेकिन यहां पर 3 की संख्या वो स्थान परिवर्तन, अजमेर में, उसके बाद जयपुर में, उसके बाद आप इलाहाबाद जा रहे हो, फिर आप अहमदाबाद जा रहे हो। तो इसका मतलब स्थान बदल रहा है लेकिन मान नहीं बदलता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर 6,47,135 में 7 और 3 के स्थानीय मान। देखो यहां जिसका भी स्थानीय मान निकालना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर 7 का में स्थानीय मान निकालना है तो 7 लिखेंगे और उसके दाई और कितनी संख्या नजर आ रही है उतने हम 0 काउंट कर देंगे। तो यहां 3 संख्या नजर आ रही है तो हमने 7 का स्थानीय मान लिखा है 7,000। कितना लिखा है 7 का जो स्थानीय मान लिखा वो 7,000 लिखा। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है साथियों 3 का स्थानीय मान, तो 3 यहां पर यह नजर आ रहा है तो यहां लिखा 3 और इसके दाई और जस्ट एक ही संख्या नजर आ रही है तो यहां लगा दिया मैंने आपके सामने 30। अब ये बोल रहा है कि 7,000 और 30 में अंतर कितना है, 7,000 और 30 में अंतर कितना है, बिल्कुल 6,970। बिल्कुल सही टाइप क्या है 6,970। तो बिल्कुल यहां पर सही जवाब करना होगा 6,970। 6,970 यहां पर आपको टाइप करना होगा 6,970। बिल्कुल आप में से समस्त साथियों क्लियर हो चुका है तो एक बार अवश्य आप यस लिख दीजिएगा। हाँ भाई आप में से जिन जिन साथियों क्लियर हो चुका है आप जल्दी से यस लिख दीजिएगा। जल्दी से यस लिखो भैया जिन भी साथियों क्लियर हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6।
हाँ भाई, प्रश्न संख्या 6 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एक त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है तथा 12 सेंटीमीटर, तो शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखते हैं आप में से कितने साथी हैं जो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, तो शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों ये मैराथन क्लास होगा, हर संडे के आपके सामने मैराथन क्लास लगेगा, जिसमें हम मैथ के 100 क्वेश्चन करेंगे। 100 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, रिपीटेड कभी नहीं होंगे, रिपीटेड कभी नहीं होंगे। जो मैराथन क्लास चलेगा उसमें रिपीटेड नहीं होगा। हमने एक वीक में क्या पढ़ाया, उन सभी क्वेश्चन का एक साथ निचोड़ आपको यहां पर मिलने वाला है। तो दोस्तों यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भैया एक त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने ट्राइंगल का निर्माण किया है। यहां लिखा साथियों 9 सेंटीमीटर, यहां लिखा 9 सेंटीमीटर और यहां लिख दिया मैंने 12 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि शीर्ष लंब से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें यहां से लंब की लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो यहां से लंब की लंबाई ज्ञात कैसे करेंगे, इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया। देखिए साथियों, अगर मैं इसको यहां पर इधर देखिए ग्रीन वाला पोर्शन अगर लेता हूं, अगर मैं ग्रीन वाला पोर्शन लेता हूं तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर 12 का आधा कर दूंगा तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मैं यहां पर हाइट निकालता हूं। क्या निकालता हूं साथियों, हाइट निकालता हूं। दोस्तों हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट निकालने का तरीका होता है साथियों कि हमारे पास में कर्ण का स्क्वायर होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर को माइनस करेंगे। तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर में माइनस कर देता हूं और फिर इसको मैं किस में ले लूंगा, रूट में ले लूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर में से मैं 6 का स्क्वायर को माइनस करूंगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 81 में से 36 को माइनस करेंगे, 11 में से 6 गया तो हमारे पास 5 बचेगा और यहां आ जाएगा 45, रूट में आ जाएगा। अब दोस्तों इसको ओपन करेंगे तो मैंने इसको लिखा 5 इंटू 9। अब 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो यह आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। तो आपके सामने बोला है कि शीर्ष लंब पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो बिल्कुल 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर पर हमें क्लिक कर देना होगा। हाँ जी भैया, आप समस्त साथियों क्लियर हो चुका है, आप सभी साथियों के क्लियर हो चुका है। बिल्कुल, एक 6 सेंटीमीटर की भुजा, एक त्रिभुज जिसकी भुजा है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है शीर्ष लंब पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। बिल्कुल क्लियर हो गया भैया सभी के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चंस मैं आप सभी साथियों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए भैया अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट है हमारे पास में 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन पर हम यहां बात करते हैं, एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण क्रम से 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं, तो आपसे पूछा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये मान के चलिए कि ऐसा क्वेश्चन वह एग्जाम में देखने को आपको पक्का मिलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है साथियों कि एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण आपको दे रखे हैं, दो विकर्ण दे रखे हैं साथियों 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना साथियों, आपसे पूछ रहा भैया ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ भैया जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, नहीं आ रहा है। दोस्तों देखिए समय वहां पर बहुत कम मिलेगा और बहुत कम समय मिलेगा, तो भाई आपको स्प्रेड मेंटेन करना होगा। आपको पता है कि आपने पुराने अगर हमारी क्लासें ली हैं और अगर आप कहीं पर भी पुराना पढ़ा हो तो आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि आपके पास में समय बहुत कम है और इस बहुत कम समय में स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप जुड़े हो तो रेगुलर वॉच करें, रेगुलर नोट्स बनाए, तो ही आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों यहां बोल रहा है एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण दोस्तों समचतुर्भुज के दो विकर्ण दे रखा है, इसका मतलब 1/2 इंटू d1 इंटू d2। यहां से तो हमारे पास में क्षेत्रफल आ जाएगा, यहां से तो समचतुर्भुज का क्या आ जाएगा साथियों, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास में, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब मैं एक बात बताता हूं,
अगर मान लीजिए मुझे यहां पर क्या निकालना है, मुझे यहां पर निकालना है साथियों, क्या मुझे यहां पर निकालना है ऊंचाई, क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होती है, यहां देखिए ऊंचाई होती है साथियों आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, और बराबर किसके होता है, बराबर होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के। अब आप समझिएगा, तो दोस्तों आपको सबसे पहले आधार ज्ञात करना पड़ेगा। आधार कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, अगर आपको विकर्ण दे रखा है तो आधार कैसे ज्ञात करेंगे। इसका पैटर्न होता है भुजा बराबर, पहले विकर्ण का हम आधा करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, और दूसरा विकर्ण का हम आधा करेंगे और इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। चलिए साथियों, यहां पर 48 का आधा है साथियों 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे। यहां पर 20 का आधा है साथियों 10, तो हम 10 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर होता है साथियों 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100। दोनों को जोड़ेंगे साथियों हमारे पास हो जाएगा 676, आगे रूट निकालेंगे हमारे पास हो जाएगा 26। तो देखिए साथियों हमारे पास में यहां से भुजा आ गई है 26, कितनी आ गई साथियों 26। हाँ भाई यहां तक क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब दोस्तों हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, आधार का वैल्यू हमारे पास में 26 आ गया है, क्योंकि समचतुर्भुज का प्रत्येक आधार एक समान होता है, यानी समचतुर्भुज की सभी भुजा एक समान होती है। तो यहां अपन लिखेंगे 26। हाँ भाई बिल्कुल 26 से कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते भैया, बिल्कुल। अब हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है साथियों 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, यहां से काटेंगे साथियों 10 बार, ये हो जाएगा 480। तो 480 में अगर मैं आधार का डिवाइड करता हूं, 480 में अगर मैं आधार का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में हाइट निकल जाएगा, बिल्कुल हाइट निकल जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा साथियों, अगर मैं यहां पर डिवाइड करूंगा तो देखो दोस्तों यहां पर देखो 13 बार कट गया, यहां 24 बार, फिर और काटेंगे 13 एकम 13, उसके बाद कितना बचेगा 9 बचेगा, 13 छिक 73 13 13 एकम 13, उसके बाद हमारे पास 100 बचेगा साथियों, कितना बचेगा एक यहां बचा, एक 11 110 हो गया, बिल्कुल 13 8 104। ये हो जाएगा साथियों हमारे पास में 18 से 6/13 मीटर। बिल्कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 18 से 6/13 मीटर। यहां तक आप समस्त साथियों के क्लियर हो गया है, यहां तक आप समस्त साथियों क्लियर हो गया है तो आप यस लिख दीजिएगा, जल्दी से यस लिख दो भैया, हमें 100 क्वेश्चन करने हैं। देखो भाई अपन बैठे नहीं रहेंगे, 100 क्वेश्चन करने होंगे। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आठवां क्वेश्चन बोल रहा है साथियों हमारे पास में कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 18 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल यदि 210 सेंटीमीटर है, तो यहां पर भी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी साथियों, ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी, बिल्कुल निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिएगा 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग इंटू समांतर भुजा का योग इंटू हाइट बराबर होता है क्षेत्रफल। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा कौन सी हमारे पास में 18 प्लस 24, कौन सी है साथियों 18 प्लस 24 इंटू हाइट कितनी है साथियों, हाइट तो हमें निकालनी है, क्षेत्रफल कितना है साथियों 210। अब दोस्तों 18 और 24 को जोड़ेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 और 24 को जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा साथियों 42। 42 में अगर 2 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास होता है 21, और यहां से अगर मैं हाइट निकाल लेता हूं तो 210 में मैं अगर 21 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में कितना हो जाता है साथियों 10। तो बिल्कुल यहां पर हमें 10 सेंटीमीटर पर क्लिक करना होगा। हाँ भाई क्लियर हो चुका है। एक समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, यदि इनका जो क्षेत्रफल आपको दे रखा है वो दे रखा है साथियों 210 वर्ग सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है भैया, तो आपसे पूछ रहा है ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई हो जाएगी मेरे पास में 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं भाई प्रश्न संख्या 9 की तरफ। हाँ भाई प्रश्न संख्या 9 एक बार रीड कर लीजिएगा, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से आप रिप्लाई कर दीजिएगा, बिल्कुल रीड करो, और अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई करो अगर आपको आ रहा है तो साथियों।
चलिए नहीं आया, इधर देखो भैया आंसर क्या होगा, यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। एक वर्ताकार मैदान की त्रिज्या है 42 मीटर। देखो भाई यहां पर मैंने एक वर्ताकार सर्कल बना दिया है और इसकी त्रिज्या मैंने लिखी है 42 मीटर। अब दोस्तों बोल रहा है कि इसके बाहर की ओर एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। अब दोस्तों अगर इसके बाहर की तरफ मैं रास्ता बना रहा हूं तो ये ऐसे बनेगा 7 मीटर। दोस्तों यहां से लेकर यहां तक 42 है, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी, 7 और ऐड कर दो। तो 42 में अगर मैं 7 ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 49, 49। अब सुनिएगा, हमारे पास में दो रेडियस आ गया है। पहला रेडियस जो बड़ा रेडियस है उसको अपन R1 मानेंगे 49, और सेकंड रेडियस है जो हमें दे रखा था शुरुआत में 42। ठीक है भैया, अब क्या करना होगा, तो आपसे बोल रहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, देखिएगा हम क्या करेंगे, एक तरीका होता है कि बड़े वर्त में से छोटे वर्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट पैटर्न होगा, आपको लिखना है पाई, फिर आप लिखेंगे साथियों R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार किस में लिख सकते हैं, माइनस में लिखेंगे। तो हमने एक बार इसको प्लस में लिखा इनटू एक बार इसको माइनस में लिख दिया। तो अब दोस्तों देखिएगा, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई से। पाई का मान कितना होता है 22/7। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 49 और 42 को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 91, और दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास आता है 7। 7 से मेरे पास 7 कैंसिल आउट हो गया। अब 91 को मैं 22 से गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 2 9 दूनी 18, फिर 2 9 दूनी 18, 2 10, यहां पर हो जाएगा 8 9 10 का 0 हासिल लगा, तो ये हो जाएगा 2002। बिल्कुल आपको यहां पर ए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, 2002 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या आप सभी साथियों के 2002 आंसर आ चुका है क्या? क्या आप सभी साथियों के 2002 आंसर आ चुका है क्या? हाँ भाई जल्दी से चेक करो, क्या आप सभी का आंसर आ चुका है क्या? जल्दी से चेक करो। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई प्रश्न संख्या 10 की मैं बात करता हूं। 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। एक आयताकार खेत की लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। तो आपसे पूछा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत की लंबाई 45 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है। इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। तो पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ट्राई करो साथियों, आंसर क्या होगा? जल्दी से ट्राई कीजिए साथियों। एक आयताकार खेत की लंबाई 45 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है। इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया जाता है। तो बोल रहा है साथियों रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और रास्ता जो बनाया जाता है वो 2.5 मीटर चौड़ा बनाया जाता है। चलिए भैया देखिए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा साथियों, यहां समझने का प्रयास कीजिए। ये मैंने आयताकार खेत बना दिया है, इसकी लेंथ आपको दे रखी है, ब्रेथ आपको दे रखी है, और इसके चारों ओर ये रास्ता बना रहे भाई, इसके चारों ओर ये रास्ता हम बना रहे। तो यहां देख के साथियों अगर हमने रास्ता बनाया तो इसको देखने का प्रयास किया, ये मैंने रास्ता बना दिया। अब सुनिएगा साथियों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे साथियों 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। ठीक है भैया, क्योंकि रास्ता चारों ओर बन रहा है बेनिफिट हमें हो रहा है। 2 इंटू 2.5, लंबाई का वैल्यू है 45, चौड़ाई का वैल्यू है 25 प्लस 2 गुणा 2.5। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते साथियों। यहां पर हो जाएगा 10, 45 और 25 को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास होता है साथियों 70, प्लस ये हो जाएगा 10। अब हमारे पास में कितना हो जाएगा साथियों, आगे बढ़ जाते इधर देखो, यहां देखिए साथियों
देखिए यहां बोल रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई है 45 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 25 मीटर, इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, बाहर की ओर बना रास्ता, ठीक है। चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 45 और इनको जोड़ेंगे, हमारे पास हो जाता है साथियों 70। कितना होता है 70, ये हो गया भैया 70, ठीक है भैया। आगे देखो, आगे अगर इसको इससे गुणा करें, ओहो यहां गलती हो गई भैया, 2.5 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो भैया 5 आता है, ये ध्यान रखिएगा 5 और ये हो जाएगा 5। अब 75 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, 5 7 35, 36 37, 375। बिल्कुल यहां पर हो जाएगा 375 इस क्वेश्चन का सही जवाब। ए ऑप्शन हमें राइट करना होगा, ए ऑप्शन हमें यहां पर राइट करना होगा। बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन होगा 2.5 सेंटी, सॉरी 375 मीटर। देखिए साथियों अब ध्यान रखिएगा, ध्यान रखे ध्यान रखे ध्यान रखे, बिल्कुल क्योंकि यहां बोल रहा है रास्ते का क्षेत्र, तो भैया 375 वर्ग मीटर आएगा। इनमें से कोई नहीं राइट करेगा क्योंकि यहां मैंने मीटर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 375 वर्ग मीटर। आंसर होगा 375 वर्ग मीटर। ध्यान रखिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बहुत बड़ी गलती हो सकती है साथियों। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर आपने लिखा है 375 मीटर और आपका आंसर आ रहा है 375 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां मीटर स्क्वायर ना है और इसलिए हम इसका आंसर को ऑप्शन नहीं राइट कर सकते हैं, हमें इनमें से कोई नहीं को राइट करना होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ध्यान रखिए गलती बिल्कुल भी ना करें। हाँ भाई क्लियर हो गया है, जल्दी से बताइएगा। चलिए भाई आगे राउंड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के 2 बार ये क्वेश्चन दरवाजे खटखटा चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका विशेषकर आप ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कमरे की जो लंबाई है वो 16 मीटर है, चौड़ाई आपको दे रखी है 11 मीटर और ऊंचाई आपको दे रखी है 5 मीटर। इसमें एक दरवाजा है 2 मीटर इंटू 1 मीटर का तथा 4 खिड़कियां 1 इंटू 0.75 मीटर की हैं। तो चारों दीवारों पर कलर कराने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि दरवाजे व खिड़कियों को छोड़ा जाता है। यानी चारों जो है दीवारें उन पर कलर कराना है जबकि हमें दरवाजे और खिड़कियों को काउंट नहीं करना है। अगर मेरे साथियों एग्जाम में ये क्वेश्चंस बन जाता है तो कैसे करेंगे, पहले अगर आपको आंसर आता है तो रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको आंसर आता है तो आप रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। हाँ भाई निवेदन कर रहा हूं आप सभी साथियों से कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। जल्दी से बताइए भैया आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए भाई देखो साथियों इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा यहां समझिएगा। यहां बोल रहा है कि सबसे पहले कमरे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। दोस्तों कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है साथियों 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब दोस्तों मैं लिखूंगा 2 लंबाई मेरे पास में कितना है 16 11, यहां लिखूंगा 16 प्लस 11 इंटू एच का मान कितना है साथियों 5, तो यहां लिखा मैंने 5। 16 में अगर 11 जोड़ते 27, अब 27 को 2 से गुणा करेंगे 54, 54 को 5 से गुणा करेंगे 5 चौके 20, 55 25 26 27, ये आ गया 270 मीटर स्क्वायर। ये तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया।
अब दोस्तों आपको कह रहा है कि भाई इसके अंदर एक दरवाजा भी है, इसके अंदर क्या है, एक दरवाजा है। तो भाई दरवाजे का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। दरवाजे का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो 2, और इसी प्रकार इसको अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 1 इंटू 0.75, तो ये हो जाएगा 0.75। ठीक है भैया, आप ध्यान रखिए इन दोनों को आपको छोड़ देना है, इन दोनों को आपको क्या करना है साथियों, छोड़ देना है। ठीक है भैया, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा है, इन दोनों को आपको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि भैया आपके सामने कि लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे इधर देखिए साथियों, जब इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, जब इन दोनों को छोड़ देते हैं, अब सुनिएगा हमारे पास में 4 खिड़कियां, कितने भैया, खिड़कियां 4, तो इसको आप 4 से गुणा करें, 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 7 चौक 28, 29 30। अब दोस्तों 3 और 2 कितना हो गया, 5 आ गया, तो 5 आप घटा दीजिएगा, हमारे पास हो जाएगा 265। क्यों? क्योंकि भैया इसमें से आपको 5 घटाना पड़ेगा, बिल्कुल इसमें से आपको क्या घटाना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। तो 270 में से अगर 5 घटाते हैं तो 265 वर्ग मीटर, 265 वर्ग मीटर। हाँ भैया, आप सभी के क्लियर हो चुका है क्या? आप सभी साथियों के ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो यस लिखो भैया। बस केवल आना है जाना है, आना है जाना, बस ये लगा रखा है। जब आने जाने का सिस्टम लगाते हैं क्लास में, अगर टिक नहीं सकते ना तो भैया आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। पहले तो बहुत सारी वैकेंसी आ गई है ना, दुनिया भर की वैकेंसियां दे दी है, एक विद्यार्थी के पास 2-2 4-4 वैकेंसियां मिल रही होगी शायद उनको, इसलिए आना जाना लगा लिया आप लोगों ने। आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, और बहुत ज्यादा टफ है तो टिकना पड़ेगा भैया, जो टिक कर पढ़ेगा वही खिताब पाएगा भैया, ध्यान रखिएगा। नौकरी केवल उसी को मिलती है जो टिक कर पढ़ता, केवल आने जाने फैशन के दौरे में चले रहोगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर क्लास में आए हो तो कम से कम टिकने का प्रयास तो करें। आप टिकोगे नहीं तो फिर वहां 1 घंटा कैसे बैठोगे एग्जाम में, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। चलिए भैया 12वीं क्वेश्चन क्या बात करता है। 12वां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दे रखी 40√3 मीटर है। इसके प्रत्येक कोने पर घोड़ा बांधा जाता है और वे 14 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांधा जाता है। तो बताओ वे कितनी घास चरेगा, बताओ वे कितने घास चरेगा, जल्दी से बताओ वे कितनी घास चरेगा, जल्दी से बताइए कितनी घास चरेगा। कोई निकाल सकता है इसका आंसर? कोई साथी है जो इसका आंसर निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है, क्यों नहीं निकाल सकता भैया? ट्राई करो भैया, जल्दी से आंसर नहीं आ रहा है। चलो भाई इधर देखो आंसर क्या होगा, यहां देखिए साथियों, यहां हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है। भैया यहां अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो समबाहु त्रिभुज की हमें भुजा दे रखी है। एक भुजा है 40√3, दूसरी भुजा है 40√3, तीसरी भुजा है 40√3। क्यों? क्योंकि भाई समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा एक समान होती है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होती है साथियों, एक समान होती है, ध्यान रखिएगा। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा एक समान होती है। तो 40√3, 40√3 और 40√3, बात यहां तक क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ जाते हैं। बोल रहा है कि साथियों इसके प्रत्येक कोने पर एक घोड़े को बांधा जाता है। दोस्तों प्रत्येक कोने पर घोड़े को बांधा, यहां से ये घोड़ा बन गया तो घोड़ा पहले तो ये घास खा जाएगा, इधर बांधेंगे तो इतनी घास खा जाएगा, इधर बांधेंगे तो इतनी घास खा जाएगा। तो ये घोड़ा घास खा रहा है भैया, घोड़ा घास खा रहा है। अब सुनिएगा, अब ये बोल रहा है तो बताइए वह कितनी घास को चरेगा, यानी घोड़ा कितनी घास को खा जाएगा, यह आपसे पूछा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है और हमें यहां पर इस रस्सी का जो लंबाई दे रखा है 14 मीटर दे रखा है। तो सबसे पहले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं वृत्तखंड, तो बिल्कुल हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और वो होता है साथियों पाई r² इंटू
थीटा अपॉन 360 और इसको मैं 3 से गुणा करूंगा। क्यों गुणा करूंगा? इसका रीजन है कि यहां पर घास खा रहा है घोड़ा और उसको 3 कॉर्नर पर बांधा गया है। ठीक है भैया, तो हम लिखेंगे पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर का वैल्यू हमें कितना दे रखा है? ये 14 मीटर दे रखा है, तो मैं लिखूंगा 14 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी होती है? संभव त्रिभुज है तो 60/360 डिग्री इंटू 3। 0 से 0, 6 से काटा 6 बार, 3 से काटा 2 बार, 2 से काटा 11 बार, 11 से काटा साथियों 2 बार, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे साथियों? 22 को हम 14 से गुणा करेंगे। तो देखिए साथियों 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 29, 30, ये तो आ गया मेरे पास में 308 वर्ग मीटर। किसका? जो घोड़ा घास खाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि भाई घोड़ा कितने क्षेत्र में घास खाएगा? घोड़ा जो घास खाएगा 308 वर्ग मीटर वाले क्षेत्र में खाएगा। ए ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना होगा। बिल्कुल यहां पर हमें ए ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अगर आप में से कोई भी साथी ये कहता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई रिपीट का ऑप्शन जरूर दे देना। मैं हर क्वेश्चन कराने के बाद आपसे पूछता हूं कि आपको आ गया है या नहीं आ गया है। अगर आप लिखोगे कि सर रिपीट, तो मैं रिपीट करा दूंगा, क्योंकि हमें मैराथन क्लास में चल रहा है और भैया 100 तक पहुंचना। अभी तो हम 12 क्वेश्चन का कवर किया है। हाँ साहब जी, क्लियर हो गया सभी साथियों के? सभी साथियों क्लियर हो चुका है? चलते भैया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं साथियों? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 13। भैया प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13। एक वृत्त की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और इसके अंदर अधिकतम आकार का एक वर्ग बनाया जाता है। तो बोला है वर्ग की भुजा ज्ञात करो। भैया बहुत महत्वपूर्ण, और मैं कह रहा हूं कि गारंटी से कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं, कोई नहीं लेगा यूट्यूब पर गारंटी, मैं ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं, फ्री पढ़ा रहा हूं इसलिए ले रहा हूं। पेड में पढ़ाता तो बोल देता वही पता नहीं यार, है ना, मेहनत थोड़ी कम करूंगा। फ्री पढ़ा रहा हूं इसलिए ज्यादा, देखो जो पेड में पढ़ा रहे हैं उनसे 3 गुना ज्यादा मेहनत मैं करूंगा, क्योंकि मैं फ्री पढ़ा रहा हूं। और आपको पता है फ्री भंडारा हर कोई नहीं खाता है, केवल जिनके नसीब में, जिनके भाग्य में लिखा होता है वही फ्री खा पाता, बाकी नहीं खा पाता है। तो भाई मैं तो चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर आए ना, तो एक एक चीज को पढ़ लेना, समझ लेना, रट लेना, काम आएगी आपके एग्जाम जब देने जाओगे तब। तो चीज है कि एक वृत्त की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, इसके अंदर अधिकतम आकार का एक वर्ग बना दिया। समझने का प्रयास कीजिए। आपको एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, भाई ये मैंने एक वृत्त बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है, ये मैंने आपको क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया। अब दोस्तों वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, इसमें अधिकतम आकार का एक वर्ग बनाया। भाई देखो वर्ग हम अधिकतम आकार का बना रहे, वर्ग ये होता है जिसकी सभी भुजा क्या होती है? एक समान। अभी दिखने में ये आयताकार आकृति होगी। भाई देखो अभी मैं कंप्यूटर से नहीं बना रहा हूं, है ना, आप इसको मान लो ये वर्गाकार है, ठीक है, आप इसको मान लो कि ये वर्गाकार है। चलो भाई नहीं मानेंगे हम तो, सर ये वर्ग दिखाओ आप तो। लो भाई वर्ग ही दिखा देते इनको। लो हमारा जीवड़ा वर्ग देख लो। ये देखो वर्ग दिख रहा आपको, ये अधिकतम आकार का इसमें क्या बना दिया है? वर्ग बना दिया। अब आप समझिएगा। तो बोल रहा वर्ग की भुजा ज्ञात करो। भाई मेरे एक चीज समझो आप सभी, कि यहां से लेकर अगर यहां तक के डिस्टेंस की बात करता हूं, तो ये सर्कल का डायामीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्कल का डायामीटर कहलाता है। तो सर्कल का जो डायामीटर होगा, सर्कल का जो डायामीटर होगा वो इस वर्ग का विकर्ण होगा। तो मैं लिखूंगा साथियों वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर 2 × r। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या लिखूंगा? 2 × r। क्यों लिखूंगा? क्योंकि भैया व्यास जो होता है वर्ग का विकर्ण होगा। तो समझिएगा यहां पर त्रिज्या की वैल्यू 12, तो मैं लिखूंगा वर्ग का विकर्ण होता है साथियों भुजा √2 बराबर 12 दूनी 24। यहां से इसको नीचे ले जाऊंगा तो भुजा की वैल्यू जो हमारे पास में आ जाएगी वो आ जाएगी साथियों 24/√2। कितना आ जाएगी? 24/√2। और यहां ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ये ऑप्शन राइट कर दो। बिल्कुल ये ऑप्शन आपके सामने राइट हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया है भाई? चेक करते जाना आप सभी के क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से चेक करते जाना आप सभी क्लियर हो चुका है क्या भैया? हाँ भाई सभी क्लियर हो चुका है?
चलिए भाई आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14। हाँ भाई प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पहिया जिसकी जो त्रिज्या दे रखी है, एक पहिया जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, यदि ये 1 मिनट में 29 चक्कर लगाता है तो 1.914 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। बिल्कुल ट्राई करके बताइए साथियों आंसर क्या होगा। एक पहिया जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, यदि ये 1 मिनट में 29 चक्कर लगाता है, 1 मिनट में 29 चक्कर लगाता है तो 1.914 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ट्राई करो साथियों आंसर क्या होगा। देखिए भैया आप कह रहे हैं कि सर मेरे पास एग्रीकल्चर थी, क्या मैं टेक्निकल का फॉर्म भर सकता हूं। देखिए भैया टेक्निकल के फॉर्म में कंडीशन होती है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए आपके पास। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथ नहीं पढ़ा है, जैसे कई बार विद्यार्थी फिजिक्स पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, बायो पढ़ता है, तो जो बायो पढ़ता ना वो नहीं भर पाता है, जो बायो पढ़ता है वो नहीं भर पाता है यहां पर एलपी का पेपर, ना कि एलपी भर पाएगा ना टेक्नीशियन भर पाएगा। ठीक है, तो एलपी अगर एलपी है तो उसका डिप्लोमा होना चाहिए, इधर से बीटेक होना चाहिए, ठीक है, और उधर से आईटीआई होना चाहिए। लेकिन अगर वो टेक्नीशियन के लिए जा रहा, 12वीं से पीसीएम से अगर एलिजिबल है तो मैथ होना चाहिए, और आपके पास मैथ नहीं है, आपके पास एग्रीकल्चर था, इसलिए शायद मेरे हिसाब से आप एलिजिबल नहीं होंगे। और फिर जो टेक्नीशियन का जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप ग्रुप डी भर सकते हो भैया, ग्रुप डी भर सकते हो, आप आरपीएफ भर सकते हो, ग्रुप डी भर सकते हो, आरपीएफ भर सकते हो, एनटीपीसी का भर सकते हो आप पेपर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। देखते हैं भैया आप में से कितने साथी हैं। हाँ फिजिक्स थी ना, लेकिन मैथ नहीं था ना भैया। फिजिक्स तो था आपके पास, मैथ नहीं था, इसलिए। और जो भी जानकारी होगी मैं आपको बिल्कुल अवश्य बताऊंगा भैया, अगर कोई चेंजेस होता है तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, ठीक है भैया। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 14 का आंसर। प्रश्न संख्या 14 का जवाब दो जल्दी से भाई। ट्राई कीजिए जल्दी से। देखो मैं क्वेश्चन से एक बार वापस पढ़ देता हूं, आपके सामने क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक पहिया जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ये 1 मिनट में 29 चक्कर लगाता है तो 1.914 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। बिल्कुल ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां समझने का प्रयास कीजिए, यहां समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले पहिया एक चक्कर लगाता है उसकी परिधि के बराबर होता है, पहिया एक चक्कर लगाता है उसकी परिधि के बराबर होता है। बिल्कुल पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो उसकी परिधि के बराबर होगा। हाँ भैया ने कमेंट किया है, बिल्कुल बिल्कुल पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो उसकी परिधि के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब हम सबसे पहले परिधि निकालेंगे यहां से 2πr, तो 2 इंटू 22/7 और r का वैल्यू 21, 7 से काटेंगे 3 बार, इसको गुणा किया 44 और 44 को अगर 3 से गुणा करता हूं तो 132 सेंटीमीटर। अब दोस्तों पहिया 1 मिनट में अगर 29 चक्कर लगाता है, 1 मिनट में 29 चक्कर लगाता है तो सबसे पहले 132 को मैं 29 से मल्टीप्लाई करूंगा, 132 को मैं 29 से क्या करूंगा साथियों मल्टीप्लाई करूंगा। अब दोस्तों देखिए 132 को अगर 29 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां देखिए साथियों 132 29, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28, 9 एकम 9, 10 11। इसी प्रकार 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 8 12 हाथ से लगा 1, 6 7 8, ये हो जाएगा 38। अब सुनिएगा ये मेरे पास में आ गया साथियों 3828 सेंटीमीटर। अब सुनिएगा ये किलोमीटर की बात कर रहा है तो किलोमीटर, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा और मीटर बदलने के लिए हमें 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर ही हो गया कि 3828 मीटर। अब सुनिएगा
इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, इसको 1.914 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो हम क्या करेंगे, 1.914 यहां से पॉइंट हटाएंगे क्योंकि ये किलोमीटर में कन्वर्ट की बात कर रहा है, ये किलोमीटर की बात कर रहा है साथियों। तो सुनिएगा, यहां से पॉइंट हटाया, 1000 लिखा मैंने। अब मैं इसमें क्या करूंगा 38.28 का मैं डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, 38.28, क्योंकि किलोमीटर को मैं किस में बदलूंगा, मीटर में बदलूंगा। और जब मैं इसका डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा साथियों 50। कितना आ जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भैया 50। बिल्कुल, यहां पर हमें बी ऑप्शन पर रिस्पॉन्स कर देना होगा, यहां पर हमें बी ऑप्शन पर रिस्पॉन्स कर देना होगा। क्या भैया ये क्वेश्चन आप सभी साथियों के समझ में आया है? क्या भैया ये क्वेश्चंस आप सभी साथियों के समझ में आया है? जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि एक वर्ग वृत्त का परिमाप बराबर है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 7546 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछ रहा है वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। समझने का प्रयास कीजिए। एक वर्ग और वृत्त का परिमाप बराबर है, ये मैंने इक्वल कर दिया। यदि वृत्त का क्षेत्रफल है इस वृत्त का क्षेत्रफल है 7546, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। यहां से अपन आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 7546 में 22/7 का डिवाइड करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। 11 से काटा 2 बार, 11 6 के 66। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बचेगा साथियों कितना, 9 बचेगा। 66 देखो 67 68 69 70 और 75 9। अब ये 94 हो गया। 11 8 88, फिर 6 बचेगा, 11 6 66। फिर 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। सॉरी 2 एकम, सॉरी 2 तिया 6, 1 मिनट भैया, 343। अब ये 343 है और यहां 7 है। इसको मैं लिखूंगा साथियों 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर आर स्क्वायर। तो यहां से अगर आर की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगी 49। कितनी हो जाएगी 49। अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ग का परिमाप और वर्त का परिमाप इक्वल होता है। तो हम यहां पर वर्त का परिमाप निकालेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 49 और इसमें डिवाइड करेंगे 4 का, 7 7 49, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44। ये कहां मिस्टेक हुई 7 7 49, ओहो सॉरी 7 7 49। ठीक है भैया, तो कैंसिल आउट हो गया, 7 बार कटा। अब ये 44 को 7 से डिवाइड करेंगे और इसमें 7 से गुणा करके 4, तो 11 7 77। क्या पूछ रहा, मिस्टेक कहाँ हुई इसमें, 1 मिनट रुकिए साथियों, कहां मिस्टेक हुई है। ऑप्शन तो सही दे रहे थे। ऑप्शन 1 मिनट में चेक कर लेता हूं कहां मिस्टेक हुई है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं सर। ऑप्शन में चेक कर लेना कि ऑप्शन टाइप करते हैं मिस्टेक तो नहीं की। 1 मिनट चेक। एक वर्ग और वर्त का परिमाप बराबर है यदि वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए भैया वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर ये, यहां से आर स्क्वायर बराबर 7546 डिवाइड 22 और ये चला जाएगा 7, इससे काटेंगे 343 और यहां से हमारे पास में हो रहा है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो आर की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 49। अब अपन निकालेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्योंकि 2 पाई आर निकालना पड़ेगा, वर्ग का होता है 4 इंटू भुजा। देख लेते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार, 22/7 इंटू 49 बराबर 2 इंटू भुजा। ठीक है, और इसको भी 2 से काटेंगे 11 बार, 11 से, बिल्कुल ये थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, बिल्कुल भैया ऑप्शन मिस्टेक है। यहां पर ये ऑप्शन लगा लीजिएगा 77 सेंटीमीटर, ऑप्शन मिस्टेक किया है। हाँ बिल्कुल करेक्शन करवा देना सर जी, बिल्कुल। देखिए मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा है उसमें मैं सुधार करवा दूंगा, बिल्कुल जो पीडीएफ आपके सामने भेजा गया उसमें आपके सामने सुधार करा दिया जाएगा।
हाँ जी भैया, यहां तक सभी के क्लियर हो चुका है? यहां तक सभी क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताइए भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? चलिए आगे बढ़ जाते भाई। नेक्स्ट है, अगला है 16वां क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 36√3 मीटर है, तो इसके अंत्यवृत्त तथा परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? बिल्कुल, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंत्यवृत्त की त्रिज्या का अनुपात, सॉरी, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा आपको दे रखी है और इसके अंत्यवृत्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर आपको आ रहा है तो टाइप जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो जरूर टाइप कीजिएगा। बिल्कुल, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से टाइप कीजिए, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं भैया। यहां देखिए साथियों, आंसर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है आपको, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, तो यहां समझिएगा भुजा दे रखी है भैया। देखो, अगर मान लीजिए समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो इसका पैटर्न होता है साथियों, इसका पैटर्न होता है भुजा अपॉन 2√3। ठीक है साथियों। और परिवर्त की बात करते हैं साथियों, तो इसको मैं बोलूंगा R2, अंदर वाले को R1 या R2। ये हो जाता है साथियों भुजा/√3। ये विशेषकर आप ध्यान रखिएगा। तो यहां से अगर बात करते हैं तो 36√3 2√3 ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास हो गया 18। इसके बात करते हैं 36√3/√3, ये कैंसिल आउट हो गया, यह हो गया 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, 1:2। देखिए, समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त, सबसे पहले ये अंत्यवृत्त है, ये परिवर्त है, इनके त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। यह आंसर राइट करना होगा, 1:2। ऑप्शन नंबर आपके सामने ए ऑप्शन पे क्लिक करना। हाँ भैया, आप सभी के क्लियर हो चुका है? जल्दी से यस लिखो भैया, आप सभी क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से यस लिख दीजिएगा। बिल्कुल, चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं साथियों, प्रश्न संख्या है 17। बिल्कुल, 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 साझेदार हैं, नाम है ए, बे और से, मिलकर एक व्यापार में 45,000 रुपए, 70,000 रुपए, 90,000 रुपए का निवेश करते हैं। यदि 2 वर्ष में कुल लाभ 3,69,000 रुपए का होता है, तो आपसे बोल रहा है लाभ में अ का हिस्सा ज्ञात कीजिएगा। देख दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा ए, यहां लिखा बी और यहां लिखा सी। पहले व्यक्ति ने लगाया है 45,000 रुपया, दूसरे व्यक्ति ने लगाया है 70,000 रुपया और तीसरे व्यक्ति ने लगाया है 90,000 रुपया। अब आप समझिएगा, एक व्यापार में 3 साझेदार थे। पहले व्यक्ति ने 45,000 का इन्वेस्ट किया है, दूसरे व्यक्ति ने 70,000 का इन्वेस्ट किया है और तीसरे व्यक्ति ने 90,000 का इन्वेस्ट किया है। अब दोस्तों बोल रहे हैं कि यदि 2 वर्ष बाद में कुल लाभ, उनके पास जो भी प्रॉफिट हो रहा है, 2 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, उनका जो अनुपात है उस पर बांटा जाएगा। 3 जीरो से सबसे पहले 3 जीरो मैंने कट कर दिया, 5 से कट किया साथियों, 5 नम 45, यहां कट किया 5 एकम 5, हमारे पास 2 बचेगा, 5 चौके 20। फिर यहां कट करेंगे साथियों 18 बार। अब और कट रहा है तो काटो भाई, और नहीं कट रहा है। अब सुनिएगा साथियों, आपसे पूछा लाभ में अ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इस अ का हिस्सा निकालना है तो हम लिखेंगे 9/वे अनुपातों का योग करेंगे। 18 और 14 हमारे पास में होता 32, 32 में 9 जोड़ा 41। इसको डिवाइड करेंगे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट जो भी हो रहा है
वो आप यहां लिख दो 3,69,000 का। ठीक है भैया। अब दोस्तों यहां पर देखिए, अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 9,000 बार कट जाएगा और इसको इससे गुणा करेंगे, मेरे पास हो जाएगा 81,000 रुपए का। तो ए को जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कितना पैसा मिल रहा है? ए को पूरे प्रॉफिट में से 81,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। ए को पूरे प्रॉफिट में से 81,000 का अमाउंट मिलेगा। बिल्कुल, ए को प्रॉफिट में से कितने हजार का अमाउंट मिलेगा? 81,000 का अमाउंट मिलेगा। ए को पूरे प्रॉफिट में से कितने हजार का अमाउंट मिलेगा? 81,000 का। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आगे आते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा साथियों। इसी प्रकार आपके सामने ये जो अपना है पार्टनरशिप उस टॉपिक पर आधारित है, साझेदारी वाला जो टॉपिक है उस पर आधारित है। ट्राई कीजिए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि मीनाक्षी ने 12,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यानी मीनाक्षी ने 12,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय को आरंभ किया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है साथियों 5 माह बाद 90,000 सॉरी 12,000 रुपए नहीं 12 लाख रुपए, सॉरी भैया एक मिनट। मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यापार को आरंभ किया। 12 लाख रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 महीने बाद में 9 लाख रुपए का निवेश करके अब ये व्यापार में साझेदार हो जाता है, पार्टनरशिप ज्वाइन कर लेता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में 4,41,600 रुपए का बेनिफिट होता है तो लाभ में आधे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। लाभ में किसका हिस्सा ज्ञात करना है? लाभ में हमें आधे का हिस्सा ज्ञात करना है। अगर साथियों आता है जवाब दो, अगर साथियों आता है तो जवाब दीजिएगा। हाँ भाई निवेदन कर रहा हूं आप समस्त साथियों से, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो बिल्कुल आप रिस्पांस दे दीजिएगा। जल्दी से रिस्पांस दे दीजिए साथियों। हाँ भाई जल्दी से जवाब दो भैया, फटाफट से जवाब देना होगा। देखिए साथियों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहां समझिएगा। यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए का निवेश किया। तो भैया अपन यहां चलते हैं कि मीनाक्षी ने तो 12 लाख रुपए का निवेश कर दिया और यहां बोल रहा है अभय ने 9 लाख रुपए का निवेश किया। देखिए साथियों समझने का प्रयास करें। इसका 12 लाख रुपए 12 महीने चलता है, ये 5 महीना आता है तो इसका 9 लाख रुपए 7 महीने तक चलता है। देखो क्यों बोल रहा है? बोल रहा है ना कि भाई अभी 5 महीने बाद व्यापार में साझेदार बनता है, तो इसका मतलब 12 लाख 12 महीने और 9 लाख 7 महीने। अब ध्यान रखिए 3 जीरो से मैंने 3 जीरो पास सॉरी लाख से लाख वाला उड़ा दिया है। अब यहां आ जाएगा भैया अनुपात निकालेंगे तो 12 इंटू 12 और यहां आ जाएगा साथियों 9 इंटू 7। क्लियर हो चुका है? यहां वापस देख लेते हैं। मीनाक्षी ने 12,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है और 5 माह बाद 9,000 का निवेश करके अभी व्यापार में शामिल हो जाता है। 5 माह बाद 9,000 रुपए का निवेश 9 लाख रुपए का निवेश करके अभी व्यापार में साझेदार हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में 4,41,600 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों देखिएगा काटते साथियों 3 तिया 9 और 3 चौके 12, फिर काटते साथियों 3 चौके 12, अनुपात आ जाएगा 16:7। अब दोस्तों आपको अभी का हिस्सा निकालना है तो 7/16 और 7 को जोड़ेंगे, हमारे पास होता है 23 इंटू कितना प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है भैया 4,41,600। तो यहां लिखा 4,41,600 का प्रॉफिट हो रहा है। 4,41,600 का क्या हो रहा है भैया? यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भैया क्लियर हो चुका है आगे सभी साथियों को। अब दोस्तों अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये मेरे पास में 192 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14, 7 नम 63 64,
7 एकम 7, 13, बिल्कुल 1,34,400, 1,34,400। ये देखिए साथियों, 1,34,400। बिल्कुल आप चेक कर लो, बिल्कुल आप चेक कर लो। अगर किसी की कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल चेक कर लीजिए, अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए भैया, क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, बिल्कुल अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है, राम किसी काम को 15 दिन में, हरि उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहां ध्यान रखिएगा, राम किसी काम को करता है 15 दिन में, हरि उसी काम को करता है 20 दिन में, दोनों मिलकर करेंगे 15 गुणा 20 और नीचे हो जाएगा 35, ऐड करेंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 सत्ते 35, इसको यहां लिखेंगे 60 बटे हुए 7, 7 का भाग देंगे 7 8 56, 4, बिल्कुल 8 से 4 बटे हुए 7 दिन में कितने बार करवा चुका हूं। अब तो आंसर देखते ही आप मार देना चाहिए कि भाई इतना आंसर आ जाएगा। जब इतना टाइम कब पढ़ लिया आपने, तो आपके आंसर देखते ही आ जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। प्रश्न संख्या है 20वां। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है कि पायल किसी काम को 15 दिन में, सीमा और पायल दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में। दोस्तों देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बस आपको क्या करना है, दोनों की कार्य क्षमता गुणा करना है, अंतर करना है। जिसके बारे में पूछ रहा हूं वो निकल जाएगा। ठीक है भैया, ये क्या हो गया, पायल किसी काम को 15 दिन में, सीमा तथा पायल मिलकर 6 दिन में करती है। सीमा तथा पायल मिलकर 6 दिन में काम करती है। अरे 6 लिखा ना यहाँ, यही तो मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। 15 में से 6 गया तो यहां पर आ जाएगा 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 10 दिन। बिल्कुल यहां पर हो जाएगा 10 दिन। बिल्कुल ए ऑप्शन पर हम यहां पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन संख्या ए पर हम यहां पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 21। चलिए भैया 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। भैया खिला दिया ना खाना। हाँ भाई 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 8:9, तो a अनुपात c ज्ञात करो। a अनुपात c ज्ञात करो। यहां देखिए भैया, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है a अनुपात b बराबर दे रखा है 3:4 और b अनुपात c बराबर 8:9। आपसे पूछ रहा a और c, तो सबसे पहले लिखेंगे a b और c। तो यहां लिखेंगे 3:4 और यहां लिखेंगे 8:9। यहां से इसको शिफ्ट करेंगे 4, यहां से इधर शिफ्ट करेंगे 8। अब आगे चलेंगे, 8 तिया 24, 4 अट्टे 32 और 9 चौके 36। ठीक है साथियों, अब दोस्त जो कट रहा है काटो, जो कट रहा है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा ए और सी का रेशियो, ए का वैल्यू 24, सी का वैल्यू 36। तो यहां लिखेंगे 24 और यहां लिखेंगे 36। 12 से कट करेंगे, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो आंसर आ जाएगा 2:3।
ए अनुपात से ज्ञात कीजिए 2:3। ए अनुपात से ज्ञात करो 2:3, इसका सही जवाब हो जाएगा। 2:3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 22। वाह भाई वाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 3:1 है, इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 रह जाए। समझने का प्रयास करें। 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात दे रखा वो दे रखा 3:1। यहां से हम मिल्क की क्वांटिटी निकालेंगे, यहां से वाटर की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। चलिए भैया, तो मैं लिखूंगा 3/4 इंटू 20, 1/4 इंटू 20। यहां कट करेंगे 5 बार, 5 दिया 15, और यहां कट करेंगे 5 बार। ठीक है भैया, तो यह आ गया भैया 15 लीटर और यह आ गया 5 लीटर। अब बात क्लियर हो गई। यहां बोल रहा है मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए, मिश्रण में कितना मिल्क और मिलाया जाए। तो 15 प्लस x/5 बराबर नए मिश्रण का अनुपात कितना हो जाता है, 4:1 हो जाता है। ये 4:1। यहां से हम क्रॉसिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस x बराबर 20। x की वैल्यू आ जाएगी 5 लीटर। तो कितना और मिलाया जाएगा, 5 लीटर। तो यहां पर हमें रिस्पॉन्स करना होगा भैया ए ऑप्शन पे। यहां पर हमें रिस्पॉन्स कर देना होगा भैया ए ऑप्शन पे। बिल्कुल, यहां दी के साथ ही वापस एक बार पुनः समझा देता हूं। 20 लीटर मिश्रण है और उसमें दूध और पानी का जो अनुपात दे रखा है वो 3:1 दे रखा है। तो हम कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो क्वांटिटी है उसको हम ऊपर रखेंगे, हमें जो रेशियो दे रखा है उसको नीचे रखेंगे, और प्रत्येक रेशियो का आधार मानते हुए हम अलग अलग यूनिट निकालेंगे। जैसे 3 अनुपातों का योग करेंगे 4 इंटू 20, यहां से कट करेंगे 5 बार, 5 को 3 से गुणा किया, हमारे पास हो गया 15 और अगला आ गया 5। अब बोल रहा है कितना दूध और मिलाया जाएगा, दूध के साथ जोड़ देना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 5:2 है। दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, आपको खुद क्वेश्चन बोल रहा है 42 लीटर क्वांटिटी है, 5:2 है। हम क्या करेंगे, यहां से 5/7 इंटू 42, एक क्वांटिटी निकालते थे। यह आ गया भैया 30 लीटर और यह आ गया 12 लीटर। दूध तो आ गया 30 लीटर और पानी आ गया 12 लीटर। ये एक बार क्वांटिटी आप निकाल लीजिएगा। आगे क्वेश्चन बोला इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। दोस्तों देखिएगा, ये 30 लीटर था, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 लीटर। तो भैया दूध तो है 30 लीटर और पानी हो गया 15 लीटर। अनुपात निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2:1। बिल्कुल 2:1 इसका सही जवाब होगा। 2:1 इसका सही जवाब होगा। चेक कर लीजिए भैया यहां तक। अगर आपके क्लियर हो चुका है तो आप यस लिख दो। अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका है तो आप यस लिख दीजिएगा। सभी के क्लियर हो गया क्या भैया, यस लिखो भाई जल्दी से। चलिए भाई आगे चलते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ जाते साथियों प्रश्न संख्या 24 की तरफ। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 24। एक थैले में ₹1, 50 और 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है 5:9:25 है। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको कह रहा है साथियों ₹1, आपको बोल रहा है साथियों 50 पैसा
और आपको बोला 25 पैसा। इनका जो अनुपात दिया गया है साथियों वो दिया गया है 5:9:25। अब समझिएगा एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का जो रेशो दे रखा है 5:9:25 दे रखा है। आगे बोल रहे हैं यदि थैली में कुल 1008 रुपया हो तो समझिएगा 1 रुपए का एक सिक्का होता है, 50 पैसे का 2 सिक्का मिलकर 1 रुपए का निर्माण करता है, सभी को पता होगा। 25 पैसे के 4 सिक्का मिलकर 1 रुपए का निर्माण करता है और इन सब का क्वांटिटी का मूल्य होता है 1008। हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे साथियों। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4, तो मैं इसको लिखूंगा 20x प्लस यहाँ पर लिखूंगा साथियों 18x प्लस यहाँ लिखूंगा 25x इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा साथियों 1008 इंटू 4। सबको जोड़ेंगे साथियों 25 45 और 45 में अगर 18 जोड़ेंगे हमारे पास में हो जाएगा साथियों 63x बराबर हो जाएगा साथियों 1008 इंटू मेरे पास हो रहा है साथियों यहाँ पर 4। अब दोस्तों हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1008 अपॉन 63 इंटू 4। अब दोस्तों 7 से काटेंगे 9 से कट जाएगा, एक मिनट रुको, 9 एकम 9 9 एकम बिल्कुल 9 7 63 9 एकम 9 9 एकम 9 9 दूनी 18। अब 7 से कट जाएगा साथियों 7 एकम 7 8 9 10 11 और 7 6 42 16 इंटू 4 बराबर हो जाएगा 64। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 64। आपसे पूछा है तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब दोस्तों x का मान अपन यहां रखेंगे, x का मान अपन यहां रखेंगे तो 64 को मैं 5 से गुणा करता हूं, 5 चौके 20 5 अंक 30 31 32 320। भाई नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। नहीं आ रहा है तो रिपीट का ऑप्शन दे देना भैया, क्योंकि मैराथन चल रही है, मैं इंतजार नहीं करूंगा आपका, मैं इंतजार नहीं करूंगा, इंतजार करूंगा तो हम पीछे रह जाएंगे भैया, समय बहुत तेज दौड़ रहा है। आपको अगर डाउट रहता है तो सॉल्यूशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है एक बार रिपीट का ऑप्शन दे सकते हो आप। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई प्रश्न संख्या है 25। 100 से छोटी 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन इतने बार बता चुका हूं, 100 से छोटी 25 अभाज्य संख्या होगी। देखो कौन कौन से होते, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ठीक है। उसके बाद होती है 31 37 31 37 39 नहीं होती, ठीक है। उसके बाद होती है 41 43 और ये होती है मेरे पास में 47। फिर होती है साथियों 53 और 59। फिर होती है 61 और 67, ठीक है साथियों। उसके बाद होती है 71 73 79। फिर होती है साथियों हमारे पास में 83 और 89 और यहाँ होती है 97। ये काउंट करो 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये देखिए तो 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है, तो 100 से छोटी जो अभाज्य संख्या है वो हमारे पास में होगी 25। कितनी होगी भैया 25। 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है, तो 100 से छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो हो जाएगी 25। हाँ भाई क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं।
26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 26वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि x अपॉन अंडर रूट 0.09 बराबर 12 हो तो x का मान ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, आप इसको यहां ले जाओ तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 0.09 गुणा 12। यहां से पॉइंट काउंट करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 9/100 गुणा 12। ये किसका वर्ग है? 3 का। ये किसका वर्ग है? 10 का। 12 तिया 36 में 10 का डिवाइड करेंगे 3.6, 3.6 इसका सही आंसर हो, ए ऑप्शन। 3.6 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ए ऑप्शन। बिल्कुल यहां पर हमें ए ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, 27वां क्वेश्चन क्या है? 27वां क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 294 को कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो? 294 को कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो? ध्यान रखिएगा, 294 को कौन सी संख्या से गुणा किया जाए? तो भाई गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। दो का डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब दोस्तों देखिए, वापस हम 7 का डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 का डिवाइड करते हैं, 7 तिया 21। अब दोस्तों देखिएगा यहां बचा 3 एकम 3। अब इनके फैक्टर करते हैं, 7 गुणा 7 ये वर्ग का जोड़ा बन गया, लेकिन 2 को 3 से गुणा करने पर हमारे पास 6 आता है। अगर मैं इसको 6 से और गुणा करता तो मेरे पास में ये प्राप्त संख्या एक वर्ग हो जाती। तो यहां बोल रहा है कि 294 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त जो गुणनफल है वो एक वर्ग संख्या प्राप्त हो? तो भैया इसको हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से गुणा करना पड़ेगा। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लग जाए तो ध्यान रखने का, आप यही पैटर्न इस्तेमाल करोगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन बोल रहा है वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 15, 16 और 20 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। ऐसा प्रश्न भी आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? इनका भी आपको मैं एक तरीका बता देता हूं, इस तरीके का आप इस्तेमाल कीजिए। केवल एलसीएम निकालना है। 2 का डिवाइड किया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 15 में जा रहा, 2 अट्ठे 16, 2 दही 20। फिर अगर मैं यहां पर फिर 2 का डिवाइड करता हूं, 2 दूनी 4, 5 में जा रहा 15, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। फिर वापस 2 का डिवाइड करता हूं, 1, 5, 15, 2, 5। अब दोस्तों वापस 2 का डिवाइड करते, 1, 5, 15, 1, 5। अब 5 का डिवाइड करते साथियों, 1, 1, 3, 1, 1। अब 3 का डिवाइड करते हैं, तो अब जो भी आएगा वो आंसर होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 को हम 3 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24, 240। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8 का भाग भी जाता है, 10 का भी चला जाता है, 15 का भी चला जाता है, 16 का भी चला जाता है और 20 का भी चला जाता है? वह संख्या हो जाएगी 240। वह संख्या हो जाएगी 240। तो यहां पर हमें 240 पर क्लिक कर देना होगा। बिल्कुल हमें यहां पर 240 पर क्लिक कर देना होगा। जी भैया, यहां तक सभी साथियों के आंसर आ चुका है। यहां तक सभी साथियों का आंसर आ चुका है।
जल्दी से बताइए साथियों। चलते आगे बढ़ जाते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, प्रश्न संख्या हमारा है 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन है साथियों की संख्या आपको दे रखी है भैया 48, 72 और 84 का में से ज्ञात करो। 48, 72 और 84 का में से। देखो भाई 12 का डिवाइड करता हूं। 12 चौके 48, 12 चिंग 72, 12 सत्ते 84। बिल्कुल 10 का डिविजिबल जाएगा नहीं, 13 का भाग जाएगा नहीं, 14 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, शेष मात्र एक बात 12 बचा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास में 12। बिल्कुल यहां पर हमारे पास में हो जाएगा 12। संख्या 48, 72 और 84 का में से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हो गया भैया क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 30। दो संख्या का मासा आपको दे रखा है, लासा आपको दे रखा है। यदि एक संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या। देखिए भैया फैक्टर ऑफ की जो आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCF, ये फैक्टर ऑफ की। तो यहां अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास में एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है तो 1071 इंटू दूसरी संख्या बराबर 19 इंटू 11,781। यहां से हम दूसरी संख्या निकालेंगे 19 इंटू 11,781 में हम 1071 का डिवाइड करेंगे। ठीक है भैया, बस इसका डिवाइड कर लेना, ऑप्शन में आंसर चेक कर लेना होगा। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई जल्दी से बताइए भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका? किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। किसी भी साथियों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ भाई क्लियर हो गया है। अब दोस्तों इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास में 1309। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1309 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखो, काट लीजिएगा, 1309 आंसर आ जाएगा। कर लोगे या काट कर बताऊं मैं? हाँ भाई कैलकुलेट कर लोगे या काट के बताऊं? जल्दी से बताओ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों। हमारे पास में है 31 क्वेश्चन। 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि पहले दो लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है तो बाकी लड़कों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। 12 लड़कों की औसत आयु है 15 वर्ष। 12 इंटू 15 180। दो लड़कों की औसत आयु है 20 वर्ष। इसको अपन इससे गुणा करेंगे 40। दोनों का अंतर करेंगे, हमारे पास बचेगा 140। बाकी 10 बच्चे डिवाइड किया तो एवरेज आ गया 14। तो बाकी जो 10 बच्चे हैं उनका एवरेज आ जाएगा हमारे पास 14 वर्ष। तो बाकी लड़कों की औसत आयु कितनी होगी? बाकी लड़कों की जो औसत आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 10 वर्ष। बाकी लड़कों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? बाकी लड़कों की जो औसत आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 10 वर्ष। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 32 की बात करते हैं। एक खिलाड़ी की 16 पारियों में औसत रन कुछ था। यदि वे 7वीं पारी में 85 रन बनाता है तो उसका औसत रनों में 3 की बढ़ोतरी हो जाती। दोस्तों यहां देखिएगा सवाल का जवाब कि 16 पारी में उसका रन रेट था x और उसने 7वीं पारी में 85 रन बनाए, तो 7वीं पारी में उसका जो एवरेज बढ़कर हो जाता है वो x प्लस 3 हो जाता है। तो क्या करेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 16 पारी का एवरेज था x, नेक्स्ट पारी वो 17वीं खेल रहा है, 85 रन बना रहा है, तो x के साथ आप जोड़ो। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? देखिए अगली पारी में 85 रन बना तो आप क्या करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में 16x प्लस कितना हो जाएगा साथियों? 16x। ठीक है भैया, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 16 पारियों में औसत रन था x। यदि वे 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, कितना रन बनाना है? अच्छा 17वीं पारी में 85 रन बना रहा है। इधर देखिए 17वीं पारी में कितना रन बना रहा है भैया? 85। तो देखिए 16x प्लस 85, बिल्कुल 16x प्लस 85, क्योंकि x था 16x प्लस 85 बराबर 17x प्लस 17 तिया 51।
अब क्या करेंगे, इसको यहां शिफ्ट करेंगे, इसको यहां लेकर आएंगे, तो हमारे पास में हो जाएगा 85 में से ये माइनस करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा 34। ये x 16 पारी तक उसका एवरेज कितना था 34। अगर उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 37। बिल्कुल 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना हो जाएगा 37। 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज हो जाएगा 37। 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। हाँ जी भैया, आप सभी क्लियर हो चुका है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 33 की बात करते हैं। यदि अमन का वेतन संदीप संदीप से 50% अधिक है तो संदीप का वेतन अमन से कितना प्रतिशत कम होगा। यहां ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान रखो, ऐसा प्रश्न आता है तो 50 इंटू 100/150 लगा देंगे। जीरो से जीरो कट करेंगे, 5 से कट करेंगे 3 बार, इसमें इसका डिवाइड करेंगे 33 से ही 1/3%। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर परसेंटेज में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर वेतन अधिक है तो नीचे जोड़ना पड़ेगा और वेतन अगर कम है तो घटाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो यहां पर हमारे पास में हो जाएगा बी ऑप्शन, सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते भाई 34 क्वेश्चन की तरफ। चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितना कम करे कि भाई उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो 20 गुणा 100, और देखो भाई यहां कमी हो रहा है तो घटा दीजिएगा। तो हमने घटाया यहां पर 4 बार, इसको कट किया हमने 25 टाइम। बिल्कुल आंसर हमारे पास हो गया है 25। राइट आंसर क्लिक करेंगे 25। यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25। चेक करो भाई 25 सभी का सात्विक आंसर आ रहा है क्या। जल्दी से चेक कीजिएगा कि 25 सभी साथियों के आंसर आ रहा है क्या। क्लियर हो गया भैया, जल्दी से बताओ आंसर।
हाँ भाई, यहां तक सभी क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाँ भाई, प्रश्न संख्या 35। एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए और 60% विद्यार्थी फेल हो गया है। एक परीक्षा हो रहा था, उसमें 400 विद्यार्थी तो पास हो चुका था और 60% विद्यार्थी फेल हो चुका था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि फेल हो चुका, भाई 100% में से अगर 60% अगर फेल हो जाता है तो भाई पास कितना हो रहा, 40%। और 40% किसके इक्वल होगा, 400 के। तो परसेंटेज का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1000। यहां हमारे पास में राउंड कर देंगे 1000 पे। क्या क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी से बताओ। देखो कैसे पता चला, आप सोच रहे होगी यार आंसर कैसा है, सोचना है, थोड़ा समझना है। भाई 100 में से 60% फेल हो गया तो 40%। अब भाई 40% किसके इक्वल है, बोल रहे हैं ना 400 के। 400 विद्यार्थी पास हुआ, परसेंटेज का वैल्यू निकालेंगे, 400 में हम 40 का डिवाइड कर देंगे 10, और परसेंटेज का आधार होता है 100। हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास हो गया 1000। तो यहां पर हमें 1000 सी ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। हो गई भाई क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या है हमारे पास में 36। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 40 अंक लेता है और 40 अंकों से ही फेल हो जाता है। क्या सवाल और क्या जवाबदार है। देखो भाई क्या मलाईदार क्वेश्चन है ये तो। 40 अंक लेता है और 40 अंकों से फेल होता है। जीव जी यहां 40 प्लस 40 करेंगे तो 80, और ये 40% के इक्वल है। तो 80 बराबर 40 और प्रतिशत का आधार होता है 100। यहां से हम कट करेंगे, आंसर हो जाएगा 200। तो भैया पेपर कितने अंक का था, पेपर 200 अंकों का था। पेपर कितने अंक का था, पेपर 200 अंक का था। पेपर कितने अंक का था, पेपर 200 अंक का था। यहां पर सही जवाब करना होगा 200 अंक। बिल्कुल बिल्कुल आपको जवाब करना होगा 200 अंक। हाँ बिल्कुल भैया 200 अंक आ जाएगा। सभी साथियों का आंसर आ चुका है 200। बिल्कुल बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। चलते भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास में 37। 10 रुपए का 500% दर से, 10 रुपए या 100 रुपए, 500 रुपए का 10% के दर से। ध्यान रखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, इसको मैं सही कर देता हूं। 500 रुपए का 10% दर से 3 साल का ब्याज। ये आपके सामने क्वेश्चन है ना, थोड़ा टाइप करते मिस्टेक हो गया होगा शायद। तो 500 इंटू 10 इंटू 3/200, ये हो जाएगा भैया 150 रुपया। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100। ध्यान रखिएगा साधारण ब्याज का पैटर्न होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 150 रुपया। यहां पर हम राइट करेंगे ए ऑप्शन। यहां पर हम राइट करेंगे साथियों ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जवाब होगा भैया ए ऑप्शन। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जवाब होगा भाई ए ऑप्शन। चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38, देखो ये शायद फॉन्ट में मिस्टेक है। 5000 रुपए का, 5000 रुपए का 12% की दर से 3 साल का मिश्रधन ज्ञात करो। तो 5000 इंटू 12 इंटू 3/100, 12×5 = 60, ये हो जाएगा 1800। और 5000 में हम 1800 ऐड करेंगे, हमारे पास में हो जाएगा 6800। बिल्कुल यहां पर हम सी ऑप्शन पे राइट करेंगे। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन क्या दे रखा है आपके सामने 5000, तो ब्याज कैसे निकालेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100। यहां से हम ब्याज निकाल लेंगे। हाँ भाई क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस धनराशि का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से ब्याज 120 रुपया हो जाएगा? ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बराबर, हमें लिखना है रेट इनटू टाइम। 120 गुणा 100, रेट है साथियों 10 और टाइम है 2। 0 से 0, 2 से काटा 6, यहां पर हो जाएगा 600 रुपया। जी हां दोस्तों, 600 रुपया वो अमाउंट होगा 2 साल में 10% की दर से, उसका जो ब्याज हो जाएगा वो 120 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 रुपए। 600 रुपया वो अमाउंट है, 2 साल में 10% की दर से उसका जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भैया? 600 रुपया हो जाएगा। भाई क्लियर हो गया है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40वां क्वेश्चन, दो संख्या के वर्गों का अंतर 244 है और वर्गों का योग, ये क्या बोल रहा है? एक 144 है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन है। क्या हो गया? फॉन्ट कैसे मिसअंडरस्टैंड कर, एक बार चेक करो। रुकिएगा साथियों, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूं। कौन सा क्वेश्चन है? 40वां ही है, चेक करो देखिए। या तो ऐसा होना चाहिए, दो क्वेश्चन वर्गों का योग होना चाहिए, 244 अंतर होना चाहिए 44। ऐसा थोड़ी होता है कि अंतर तो ज्यादा आ रहा है, योग कम आ रहा है। मिस्टेक है, ये थोड़ा मिस्टेक के साथ ये ऐसे होगा कि दो संख्या के वर्गों का योग होता है 244 और वर्गों का अंतर होता है साथियों 44। देखिए साथियों, यहां से अगर मैं कट करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहां जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x², इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 288। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 288 में 2 का डिवाइड करेंगे 144 हो जाएगा, और यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 12 का स्क्वायर। एक संख्या हो जाएगी 12। चलिए, वर्गों का अंतर की बात कर रहा है, वर्गों का अंतर, इसका मतलब 12 का स्क्वायर 144, तो वाई स्क्वायर 100। बिल्कुल ये हो जाएगा भैया, वर्गों का अंतर हो जाएगा, वाई की वैल्यू हो जाएगी 10, तो यहां हो जाएगा 12 और 10 हो जाएगा 22। बिल्कुल, संख्या का योगफल कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको करेक्शन करवा दूंगा, जो सीट भेजूंगा ना उसमें थोड़ा करेक्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है भैया? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 41। दो संख्या के वर्गों का अंतर 28 है तथा वर्गों का योग, ये भी थोड़ा मिस्टेक। अभी एक मिनट रुकिएगा, मैं इस क्लास को यहीं थोड़ा रोकता हूं, फॉन्ट चेक कर लेता हूं। हो सकता है कि पीडीएफ में जब कन्वर्ट किया है तो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। बिल्कुल, देखिए साथियों, आगे भी थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं ना, तो थोड़ा इस क्लास को थोड़ा सा विराम देता हूं मैं, एक मिनट फॉन्ट को चेक कर लेता हूं।